जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका द लर्नर्स अकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम एमसीक्यू, वन वर्ड और वन लाइनर्स के सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्ट्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो सब बनाए हमने इसमें। ठीक है, बस आपका काम क्या है कि आखिरी तक आपको इसको देखना है और अच्छे से पढ़ना है। चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? यानी महाभारत की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, या फिर कबीरदास जी ने, या फिर वाल्मीकि जी ने। किसने रचना करी है ये बताना, ये रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 वेद व्यास जी को इसका रचयिता माना जाता है। जबकि गणेश परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने श्री गणेश से महाभारत की रचना करवाई। हमने कार्टून भी तो देखा जिसमें ये ऐसा सीन दिखाया गया है, याद हो आपको तो। ठीक है, ये याद रखिएगा, रचयिता किसे माना गया है? वेद व्यास जी को। वहीं तुलसीदास जी ने जो है रामचरित मानस जो है वो उनकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, तुलसीदास जी की। ठीक है, और कबीर जी की जो है कबीर वाणियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी है। ठीक, क्वेश्चन 2 पे चले। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा एक 4 वर्णों के ब्राह्मणी निर्धारण में नहीं आता है? 4 वर्ण थे आरंभिक समाज में हमारे, हमें मालूम है। पहला था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर थे हमारे वैश्य और लास्ट थे शूद्र। तो इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया हो वो बाहर माने जाएंगे ब्राह्मणीय ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था के। ठीक है, ऑप्शन 1 ब्राह्मण ये थे, क्षत्रिय भी थे, निषाद निषाद इस वर्ण व्यवस्था में नहीं थे। ठीक, तो क्वेश्चन 2 का है आपका आंसर ऑप्शन 3 निषाद। ठीक, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, मैचिंग करनी है इसमें हमें। क्वेश्चन 3 में हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, सूची 1 की सूची 2 से। देखो का है बहुपत्नी प्रथा, यानी कि एक ही पुरुष की अनेकों स्त्री से विवाह कर देना, या फिर एक पुरुष की बहुत सारी पत्नी, बहुपत्नी प्रथा। तो देखते हैं कहाँ पे है, ये है ऑप्शन 3 में, ये है हमारा सी में, यानी कि एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ विवाह। ठीक, खा है हमारा बहुपति प्रथा, रिवर्स हो गया, वहाँ बहुपत्नी था, यहाँ बहुपति हो गया। बहुपति का मतलब एक स्त्री का अनेकों पुरुषों के साथ विवाह कर देना। ठीक, तो ये है हमारा डी में। फिर गा है, देखते गा अंतर विवाह। अंतर का अर्थ होता है अंदर। ठीक है, गोत्र के अंदर होने वाला जो विवाह होता है उसे अंतर विवाह कहते हैं। ये रहा ए। खा है हमारा बहिर्विवाह, यानी गोत्र के बाहर होने वाला विवाह। तो बी। अब मैचिंग कर लेते हैं। का हमारे साथ मैच हुआ था सी के साथ, खा का हुआ था डी के साथ, गा का मैच हुआ था हमारा ए के साथ, जबकि लास्ट हमारा बी के साथ मैचिंग। ठीक है, ये इसका करेक्ट मैचिंग हो जाएगी। क्वेश्चन 4 पे चलता है। क्वेश्चन 4, कुल और जाति शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता था यहाँ हमें ये बताना है। ऑप्शन 1 परिवार और बांधवों के बड़े समूह के लिए, 2 घर और भाइयों के लिए, 3 वंश और जातियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है परिवार और बांधवों के बड़े समूहों के लिए। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जबकि जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया जाता था। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन 5 है हमारा, पितृवंशिकता से क्या अभिप्राय है, या पितृवंशिकता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, वह परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है, या वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र से जुड़ी होती है, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, वह परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र से जुड़ी होती है। जबकि पहला देखो इसमें क्या बताया गया, वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी थी, नहीं, उसे मातृवंशिकता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, आरंभिक समाज में पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। पिता का क्या कर्तव्य होता था यहाँ ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, विवाह, कन्यादान, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कन्यादान, कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था आरंभिक समाज में। क्वेश्चन 7, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी क्या कहते हैं? अभी पढ़ा हमने बहुपत्नी प्रथा, यानी एक पुरुष है उसकी अनेक पत्नियां हैं, तो बहुपत्नी, बहुत सारी पत्नी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, क्वेश्चन 8, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति कहलाती थी, ये बताना है हमें। एक स्त्री रिवर्स हो गया ना, बहुपत्नी की जगह पे, यानी वहाँ पे क्या था, एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होती थी, यहाँ एक स्त्री के अनेक पत्नी होने की पद्धति बतानी है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुपति प्रथा। ठीक, क्वेश्चन 9 है हमारा, मनुस्मृति का संकलन किया गया है कब से कब किया गया है, या इसकी रचना कब से कब के बीच की गई, ये बताना है। 1 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, 2 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, 3 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका
करेक्ट आंसर है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये आरंभिक भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ था। क्वेश्चन 10, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं? कितने प्रकार के विवाह बताए गए जिन्हें इन्होंने स्वीकृति दी गई है, ये बताना है। 4, 6, 8 या 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 8 प्रकार के विवाह को इन्होंने स्वीकृति दी है, जिनमें से 4 उत्तम और 4 निंदित माने हैं, ठीक। ये आप याद रखना। क्वेश्चन 10 के बाद 11 पे चलते हैं। गोत्र पद्धति कब प्रचलन में आई? ऑप्शन 1 लगभग 400 ईसा पूर्व, 2 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व में गोत्र की पद्धति प्रचलन में आई, जो हर गोत्र जो है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पे रखा गया था, ठीक है। ये याद रखना, आधार क्या था इन गोत्रों का? एक वैदिक ऋषि का नाम उनके आधार पर रखा गया था, और माना जाता था कि एक गोत्र के जो लोग हैं वो उस वैदिक ऋषि के वंशज हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12 है हमारा, निम्न शासकों ने ब्राह्मणी नियमों की अवहेलना की, यानी इनको माना नहीं, किसने नहीं माना? कुषाण शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, गुप्त शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने नियमों की अवहेलना की है। उदाहरण के लिए जैसे कि अंतर्विवाह नहीं करना चाहिए था नियमों के अनुसार ब्राह्मणों के, लेकिन उन्होंने अंतर्विवाह भी स्थापित किए। राजा जो है वो क्षत्रिय हो सकते थे, लेकिन उसकी भी अवहेलना करी। सातवाहन शासक खुद को स्वयं ब्राह्मण कहते थे, ठीक है। और क्या, और गोत्र, जो गोत्र है वो स्त्रियाँ विवाह के बाद पति का लगाते थे, लेकिन इनकी जो राजकुमारियाँ थी वो विवाह के बाद भी अपने पिता का ही गोत्र धारण करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से विवाह, इन जो ब्राह्मण के नियम जो थे उनका, क्या ब्राह्मण जो नियम थे, सॉरी, उनका इन्होंने अवहेलना की है, उनकी अवहेलना की है, ठीक। क्वेश्चन 13 पे चलते। क्वेश्चन 13 है, वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, किनको प्राप्त है? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, हमने पढ़ा है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर तीसरा वैश्य, सॉरी, और लास्ट है हमारे शूद्र। ये है 4 व्यवस्था। तो सबसे ऊपर है हमारे ब्राह्मण और अंत में है शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ब्राह्मणों को उच्च दर्जा प्राप्त है, ठीक। क्वेश्चन 14 पे चलते। क्वेश्चन 14, मध्य एशिया से असंस्कृत भाषी शक शासकों को क्या कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था? तो ऑप्शन हमारे मलेच्छ, बर्बर, अन्य देशी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। इनको जो असंस्कृत भाषी थे इन्हें मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी कहा जाता था, ठीक। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, किस शासक द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाई गई, ये बताना है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, शक शासक रुद्रदमन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, शक शासक रुद्रदमन द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। क्वेश्चन 16, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इन्होंने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। क्वेश्चन 17 पे चलते। क्वेश्चन 17 है हमारा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। अभी पढ़ा हमने, हाँ, यही शास्त्र, यही ब्राह्मणीय नियम थे। निम्नलिखित में से इसका अपवाद कौन है? यानी ऐसे राजा जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने आगे चल के राजा और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ये बताना है, ठीक है। सातवाहन शासक, ये इसका एक अपवाद है, ठीक है। शुंग और कर्ण शासक, ये भी अपवाद है, ये स्वयं ब्राह्मण थे दोनों ही, दोनों जो वंश थे, ठीक। और मौर्य वंश, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार जो मौर्य राजा थे ना, वो निम्न कुल के माने गए हैं। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? अक्षत्रिय राजा कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे ही अपवाद थे इस कथन का, इस नियम का, ठीक। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किन शासकों ने अंतर्विवाह संबंध स्थापित किया? अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था हमने, सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों में अंतर्विवाह पद्धति प्रचलन में थी, ठीक। क्वेश्चन 19, मृच्छकटिक अंक की रचना किसने की? ऑप्शन 1, विशाखादत्त ने, वेद व्यास जी ने, पाणिनि ने, और शूद्रक ने। ये क्वेश्चन अभी आपके प्री बोर्ड में भी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, शूद्रक ने, ठीक है। जबकि विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस, वेद व्यास जी ने महाभारत, पाणिनि ने संस्कृत के पहले व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस पांडुपुत्र का विवाह हिडिंबा से हुआ? पांडुपुत्र जो थे वो पांडव कहलाए, यानी किस पांडव का विवाह हिडिंबा से हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन 1, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से कोई नहीं। सभी को मालूम है भीम को ही तो विवाह हिडिंबा से हुआ था, और उनके जो बेटे थे उनका क्या नाम था? पुत्र जो थे क्या नाम था उनका? घटोत्कच, ठीक। क्वेश्चन 21 है हमारा, हिडिंबा और भीम के पुत्र का क्या नाम था? अभी पढ़ा ना हमने, घटोत्कच। तो घटोत्कच थे,
थे, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? मंदसौर अभिलेख हमें मंदसौर से प्राप्त हुआ है, जिसे उस टाइम पे पुराने समय में दसपुर कहा जाता था। इसमें रेशम बुनकर जो थे उन्होंने अपने परिवार बांधव बच्चों के साथ मिलकर लाट, जो कि गुजरात है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के लाट से मंदसौर तक के बीच जो कठिन यात्रा तय करी है उसका वर्णन मिलता है। तो किसका वर्णन मिलता है? रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का, ठीक है। क्वेश्चन 23, एकलव्य कौन था? एकलव्य जो है वो एक निषाद थे। निषाद जो एक शिकारी समुदाय होता है। इसी कारण जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने इन्हें जो धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने क्या किया था? उनकी मूर्ति बना करके स्वयं शिक्षा हासिल करनी शुरू करी थी, ठीक है, और वो धनुर्विद्या में महारत हासिल प्राप्त करी इस तरीके से उन्होंने। क्वेश्चन 24 है, द्रोण किस वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या देते थे? हमें ये बताना है। तो कुरुवंश के राजकुमारों को। देखो, कुरुवंश के दो दल थे, एक थे कौरव, दूसरे थे पांडव, ये याद रखना। क्वेश्चन 25, बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध यानी कि चांडाल रूप का नाम लिखना है, यानी पूर्व जन्म में जो बुद्ध के चांडाल रूप में उन्होंने जो जन्म लिया उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम था मातंग, ठीक है। इसका वर्णन किया गया, जिक्र किया गया, कह सकते हैं हम, मातंग जातक में, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व जन्म में बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो एक चांडाल के रूप में जन्म लिया बनारस शहर के बाहर जो चांडाल बस्ती थी वहाँ, और इनका विवाह आगे चल के व्यापारिक पुत्री दिव्य मांगलिक से होता है, और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था मांडव्य कुमार, जो हर रोज 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और अच्छी जानकारी के लिए आप स्रोत 7 से पढ़ सकते हैं, चैप्टर 3 में जो दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन 26, कर से क्या अभिप्राय है? कर या कर किसे कहते हैं? कर वह मूल्य होता है जिसमें जो प्रजा जो होती है, जो लोग होते हैं, वो अपने राजा को उसकी सेवाओं के बदले देते हैं, ठीक। क्वेश्चन 27 पे चलता है। क्वेश्चन 27 हमारा, दुर्योधन ने किस पांडव को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया? सभी ने महाभारत देखी होगी तो उनको पता हो, जिनको यानी जिन्होंने महाभारत अच्छे से देखी उनको तो मालूम होगा इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर। तो आमंत्रित किया था दुर्योधन ने युधिष्ठिर जी को, क्योंकि ये सबसे बड़े पांडव थे, पांडव या पांडुपुत्र थे, ठीक है। इनको आमंत्रित करते हैं जिसमें ये सब कुछ हार जाते हैं। पहले राज्य हारते हैं, फिर अपने भाइयों को दांव पे लगाते, और अंत में पत्नी को दांव पर लगाते, जो कि द्रौपदी थी इनकी सहपत्नी, ठीक है, उसको भी दांव पे लगाते, वो हार जाते हैं। क्वेश्चन 28 है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? कुरुवंश से संबंधित थे, ठीक है। क्वेश्चन 29, कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र और गांधारी के। पांडव किसके पुत्र थे? पांडु और कुंती के, ठीक। क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुष कितने तरीकों से धन अर्जित कर सकते थे? मनुस्मृति में धन अर्जित करने के तरीके बताएं स्त्री और पुरुषों के। तो स्त्रियां 6 जबकि पुरुष 7 तरीकों से धन अर्जित कर सकते थे, ठीक। क्वेश्चन 33, महाभारत की विषय वस्तु के मुख्य शीर्षक है कौन कौन से? ये बताना है। महाभारत की जो मुख्य विषय वस्तु उसके 2 मुख्य शीर्षक हैं, एक आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों को संग्रहण किया गया, उपदेशात्मक में शिक्षाएं दी गई हैं, ज्ञान दिया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 है, सूत कौन होते थे? सूत भाट सारथी को जो होते थे उन्हें सूत कहा जाता था, जो कि जो क्षत्रिय योद्धा होते थे उनके साथ युद्ध में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों का वर्णन करते थे, ठीक। क्वेश्चन 35, हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब और किसने करवाया? तो उत्खनन करवाया कब कराया गया? 1951-52 में। और किसने करवाया? कौन से पुरातत्ववेत्ता थे उस टाइम पे? पुरातत्ववेत्ता थे बीबी लाल, ठीक है। क्वेश्चन 36 है हमारा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो कब की गई? 1919 में। किसके नेतृत्व में की गई थी? वी.एस. सुबथांकर के नेतृत्व में की गई थी। इसी के साथ होता है हमारा वीडियो समाप्त, लेकिन उससे पहले आपके लिए है एक क्वेश्चन जो कि ये लिखा हुआ है, महाभारत की जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार की गई, इसको तैयार करने में कितने वर्ष लगे और कितने पृष्ठों में इसका प्रकाशन किया?